हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताने वाला हूं और कैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी प्री और मेंस के लिहाज से, वो बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हम आपको ये जो भी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं इसमें हर आर्टिकल का सिर्फ एक डायमेंशन नहीं बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी नहीं है। उसको जानना है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, आईआर के पर्सपेक्टिव से, देन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो उसके डिफरेंट एंगल इंक्लूडिंग एथिक्स, तो ये सभी चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। तो काफ़ी अफोर्डेबल फ़ीस है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स में। और इसमें हम आपको रेगुलर टेस्ट, मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, मेंस और आंसर राइटिंग अक्रॉस ऑल द जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे करवाएंगे। और 1-to-1 मेंटोरशिप के तहत आपका जितना भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा। और जो भी जीएस पेपर हम आपको पढ़ाएंगे उसके अंदर जितने भी सब कंपोनेंट है सभी का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है स्पेशली फॉर जो ऑफलाइन स्टूडेंट है हमारे, तो वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी में भी एनरोल कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में जिसका नंबर है 6002417488। ध्यान रखिएगा, इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको अगर कोई और नंबर देता है, अलग नंबर आपको मिलता है, तो उसमें कांटेक्ट मत कीजिएगा। यही हमारा ऑफिशियल नंबर है और हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशन, क्योंकि 75 साल 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया चाइना के रिलेशन को। तो इसमें अभी हमें देखना ज़रूरी है कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना है, क्योंकि हम सिर्फ सेंटिमेंट से या फिर आइडियोलॉजी से अपना जो स्ट्रैटेजिक एम्बिशन है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेंटिमेंट को छोड़ के, आइडियोलॉजी को छोड़ के एक रियलिस्ट पॉलिसी अपनानी होंगी। तो कल भी हमने इंडिया चाइना एट 75 के ऊपर एक टॉपिक देखा था, तो ये उसी में का एक एडिशन है। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा, कभी भी आप दो देशों के बीच में जब रिलेशन देखते हैं तो पहला सबसे ज़रूरी पॉइंट जो है देखना, वो देखना है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल रिलेशन हमारा उस देश से कैसा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के बीच में आप एंशियंट समय से अगर रिलेशन देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि जो आपके चाइनीज़ ट्रेवलर है, ह्यूएन सांग हो, इत्सिंग हो, फाहियान हो, ये उस समय ही हमारे देश में विजिट कर चुके थे। और दोनों देश के बीच का जो रिलेशन है वो हम जान सकते हैं थ्रू डिफरेंट राइटिंग्स। तो हर देश के हिसाब से अब इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन देखें तो उसको अभी करंट सिनेरियो देखने से पहले आप उसका हिस्ट्री समझे पहले। तो अभी इंडिया चाइना का अगर एंशियंट समय पे देखें तो हमें रिलेशन जानने को मिलता है। लेकिन मॉडर्न समय पे अगर देखें तो 1949-50 से इंडिया का जो रिलेशन है विथ चाइना वो हमने कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी, लेकिन फेलियर रहे बिकॉज चाइना ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, और उन्होंने रेसिप्रोकेट किया भी तो नेगेटिव तरीके से। तो 1949 की ही क्यों इसमें लिया गया है, क्योंकि 1949 पे चाइना में आपका जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था उसके बाद 1949 में आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गठन हुआ था। और हम दुनिया के पहले देश हैं जिन्होंने चाइना का जो पीआरसी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको रिकॉग्नाइज़ किया था ताकि हमारा रिलेशन अच्छा बन सके। क्योंकि एशिया रीजन में दोनों ही देश आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन वाइज हो या फिर इकोनॉमी वाइज हो या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ओके, तो हमने सॉलिडारिटी आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि दोनों ही देश का एक कॉमन क्या प्रॉब्लम था कि दोनों ही एंटी कॉलोनियलिज्म से जूझते हुए इंडिपेंडेंस को हासिल किया था। 1954 में हमने रिलेशन को और बेहतर बनाने के लिए पंचशील एग्रीमेंट भी किया था, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ आपके पीसफुल को एग्जिस्टेंस। लेकिन
बाद में देखा गया कि चाइना ने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया और 1962 में हमारे ऊपर वार, यूनिलैटरल वार डिक्लेयर कर दिया था। तो उससे जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है उसमें रैप्चर आ गया और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई कि मिसट्रस्ट आ गया, स्पेशली फ्रॉम इंडियन साइड, क्योंकि हम चाइना को बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल एंगल से देख रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के एंगल से। फिर आप देख सकते हैं 1962 के बाद बॉर्डर को लेके और जो आपके टिबेटियन रीजन के स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा जी, उनको लेके इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती रही है। 2020 में उसका आउटकम देख सकते हैं, गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था। फिर तो 2024 में आपकी दोनों देश के बीच डिस्कशन भी हुई कि जो एस्केलेशन हुआ है गलवान एरिया में उसको डी एस्केलेट करना है। फिर 2025 में हम 75 ईयर्स लेटर, तो ये अभी करंट न्यूज़ है कि 75 ईयर्स लेटर दोनों देश के बीच का रिलेशन क्या है, उसका एक आपको इंसाइट लेना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, इस बार इंडिया चाइना के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेशली जीएस पेपर 2 आईआर के सेक्शन में। ओके, तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पंचशील एग्रीमेंट, ये सभी चीज़ें थोड़ी आप पढ़िएगा, कौन सी 5 प्रिंसिपल है, तो ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो 1954 में साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो उस समय के प्रीमियर थे चाइना के ज़ोउ एनलाई, मुझे जितना तक याद है। आ, और आपका इंडिया के प्रीमियर थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये सभी चीज़ें फैक्ट एक बार आप चेक कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो भी टेंशन है ईस्टर्न लद्दाख को लेके, अरुणाचल को लेके, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो मेनली बॉर्डर इशू है और जो आपके स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा जी, उनको लेके इशू है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। और अभी इसमें इंडिया को करना क्या है, कैसे हम प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकते हैं, इसके बारे में भी जिक्र की गई है कि 4 पिलर फ्रेमवर्क इंडिया को देखना पड़ेगा। हमें मिलिट्रीली रेडी रहना पड़ेगा, इकोनॉमी में हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम चाइना के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना रहे। अभी हम चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई है और इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट भी है चाइना के साथ, मोर देन $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। फिर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमें रखना है। ओके, एससीओ के प्लेटफॉर्म से, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से, G20 के प्लेटफॉर्म से, तो ये तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें दोनों ही देश आपस में बात कर सकते हैं। फिर नैरेटिव भी कंट्रोल करना है इंडिया के फेवर में और चाइना के अगेंस्ट में। तो बाकी चीज़ें आप एक बार पढ़िएगा, समझ में आएंगी। नेक्स्ट है आपका न्यू पाथवे फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। तो अभी हम ऐसा क्या नया पाथ ले सकते हैं जिससे हमारा जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उससे हम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो अभी क्रिएटिव इकोनॉमी होता क्या है, जो लोगों की क्रिएटिविटी के ज़रिए क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे आइडियाज़ के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए, इनोवेशन के ज़रिए। तो फॉर एग्जांपल कल्चरल गुड्स में आप हमारे हैंडीक्राफ्ट्स देख सकते हैं अक्रॉस द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। टेक्सटाइल में, विजुअल आर्ट में, ट्रेडिशनल डिज़ाइन में, कल्चरल सर्विसेज में, फिल्म में, मीडिया में, म्यूज़िक में, आर्ट्स में, और क्रिएटिव सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में इंडिया लीडिंग सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दो हम लैग कर रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान और देना ज़रूरी है। आर्किटेक्चर में, एडवर्टाइजिंग में, डिज़ाइन में, तो ये सभी पार्ट हो जाती है क्रिएटिव इकोनॉमी का। और हमारा जो इकोनॉमी है वो आज से क्रिएटिव नहीं है, वो सिंस इंसेप्शन ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो आप हिस्ट्री में हम देखते हैं कि आयुर्वेदा का जो आपका उत्पत्ति है, जेनेसिस है, इंडिया से ही है। सुश्रुत संहिता मेडिसिन की बुक है बाय सुश्रुता जी। ज़ीरो का डेसिमल सिस्टम का आविष्कार इंडिया में हुआ बाय आर्यभट्टा जी, जो मैथमेटिशियन रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले इंडिया ने डिस्कवर किया है। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, फिर आपका अजंता इलोरा, डांस फॉर्म, आर्ट, तो ये सभी क्या है, क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। तो इस क्रिएटिव इकोनॉमी के ज़रिए हम इकोनॉमिक लेवरेज तो पा ही सकते हैं और जो डिप्लोमेटिक लेवरेज है सॉफ्ट पावर का, उसको भी हम हासिल कर सकते हैं।
तो अभी एग्जिस्टिंग क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, अटल इनोवेशन मिशन है, स्टार्टअप इंडिया है, फिर आपका नेशनल इनोवेशन फंड फाउंडेशन बनाया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लिया गया है, डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम लिया गया है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है। तो इसे अभी आपका इंटरडिसिप्लिनरी डायमेंशन देखें, तो क्रिएटिव इकोनॉमी कैसे डिफरेंट सेक्टर में मदद करता है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा, जीडीपी को बूस्ट करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डेवलपमेंट आएंगी, टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, फिर आपका सोशल इम्पैक्ट देखें तो एम्पावरमेंट होगा आर्टिजन्स का, ट्राइबल वुमेन का, या फिर वुमेन एंड ट्राइबल्स का, इनफॉर्मल वर्कर्स का, जो अर्बन माइग्रेशन है वो रिड्यूस होगा। तो ये सभी डायमेंशन से आपको देखनी ज़रूरी रहेंगी। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि हम हमारे जो आपके ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या है, हम ग्लोब को एक मॉडल दे सकते हैं थ्रू आवर क्रिएटिव इकोनॉमी। तो ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, तो उसमें आपका हिस्ट्री से लेके आज तक का पूरा आपका जो ब्यौरा है वो आपको रखना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लैंडमार्क एग्रीमेंट। तो ये जो लैंडमार्क एग्रीमेंट है ये WHO में लिया गया है। तो क्या लैंडमार्क एग्रीमेंट है, तो जो कोरोना जैसी पेंडेमिक देखी गई, तो ऐसा लार्ज स्केल का पेंडेमिक ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया है। नो डाउट बहुत सारे डिजीजेस थी, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल लेवल में कोविड-19 का आपका फैलाव हुआ, वैसा पहले नहीं देखा गया था। तो इसीलिए WHO ने क्या किया है, WHO की जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी है, उसने आपका ये एग्रीमेंट किया है कि इन फ्यूचर जो आपके पेंडेमिक जैसे सिचुएशन अगर क्रिएट होते हैं, तो उससे सब देश कैसे लड़ सकते हैं टुगेदर विथ कोऑपरेशन, उसी के बारे में ये आपका लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें भी वही रटी रटाई बातें ही रहेंगी, जो प्रॉब्लम हमें आपके कोविड-19 के समय पे देखने को मिला कि एक देश दूसरे देश को मदद नहीं कर रही थी, जो आपके वैक्सीन्स थे वो शेयर करने से, या फिर जो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको लेके कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस। तो इसीलिए वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप कंट्री है उनको डेवलपिंग कंट्री के साथ जो आपके पैथोजिन होते हैं, सैंपल होते हैं, जीनोम डेटा होते हैं, उनको शेयर करना होगा। फिर आपका जो हेल्थ हेल्थ वर्कफोर्स है, हेल्थ केयर वर्कफोर्स, उनको प्रोटेक्शन देना होगा, उनकी सेफ्टी, उनका रेमुनरेशन, उनका ट्रेनिंग, उनका इंश्योरेंस इंश्योर कराना होगा। फिर जो वैक्सीन है एंड ड्रग है उनको डोनेट करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा ग्लोबल कम्युनिटी को, ताकि ऐसे डिजीज से लड़ा जा सके। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी कुछ कमिटमेंट्स दी गई है कि वो डोनेट करे अपना 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन टू WHO, और अनदर 10% टू अफोर्डेबल रेट टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो वैक्सीन बनाने के, मेडिसिन बनाने के, ताकि क्या किया जा सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके, टेक्नोलॉजी जा सके, नो हाउ पता लगाया जा सके डिजीजेस का। तो ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो बुल्स आई गैलेक्सी। तो ये जो आपके बुल्स आई गैलेक्सी है, ये आपके अमेरिका का एक आपका टेलीस्कोप है, हुबल टेलीस्कोप। उसके द्वारा इसमें अभी हाल ही में क्या देखा गया, 8 रिंग्स देखी गई। तो अभी जो आपका स्पेस है उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, जैसे हमारा गैलेक्सी है आपका मिल्की वे गैलेक्सी। तो उसी तरह से आपका और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, उसी में से एक है आपका बुल्स आई गैलेक्सी। तो अभी बुल्स आई गैलेक्सी में क्या है, विद इन 9 रिंग्स, तो 8 to 9 रिंग्स का आपका देखा गया है बाई टेलीस्कोप, और ये पता लगाया गया है कि उसमें डार्क मैटर भी हो सकता है। तो अभी जो डार्क मैटर है उससे क्या किया जा सकता है, आपकी ह्यूमन की जो नीड है उसको पूरी की जा सकती है। तो जो डार्क मैटर का सीक्रेट है, अभी उसमें क्या है नहीं है, ये तो अभी अभी और खोज होनी बाकी है।
लेकिन अभी हमारे इसमें पूरा जो आपका टेक्निकल पॉइंट है इतना आपको नहीं समझना है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसमें आपको क्या समझना है कि जो बुल्स आई है, बुल्स आई नाम का एक गैलेक्सी है, तो इसका आपका इसमें कितने रिंग्स है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। इसका टेक्निकल नाम क्या है? तो LEDA, ये जो नंबर है ये इसका टेक्निकल नाम है बुल्स आई गैलेक्सी का। तो इसमें 9 कंसंट्रेटेड रिंग, तो 8 कहा था, तो कहीं 8 भी मेंशन है, तो अभी फाइनली 9 आपका इसमें पाया गया है, 9 रिंग इसमें सराउंडेड है। और ये किसने ऑब्जर्व किया है? बाय हुबल स्पेस टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप स्पेस में है और 1990s में ही इसको लॉन्च किया गया था बाय नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसके बारे में भी अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और जो WM केक ऑब्जर्वेटरी है, ये USA के कैलिफोर्निया में है। तो इसको भी नासा ने और आपके जो USA के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने मिलके ये ऑब्जर्वेटरी सेंटर बनाया है। और ये वन ऑफ द आपका लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी सेंटर है जो स्पेस को ऑब्जर्व करते रहता है और स्पेस के जो भी फेनोमेना, जो भी इंसिडेंट्स घटते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहता है और उससे इंसाइट मिलती है धरती से ही। तो अभी इसमें ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हुबल स्पेस टेलीस्कोप, फिर आपका WM केक ऑब्जर्वेटरी, और अभी जो हाल ही में रिसेंट खोज हुई कि 9 आपके रिंग है अराउंड बुल्सआई गैलेक्सी, इसका टेक्निकल नाम, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में आ सकती है। और मेंस में सीधा आपको गैलेक्सी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। कैसे डिफरेंट नेशन कोलैबोरेशन कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्या अचीवमेंट्स रही है, तो उसमें आपको क्या है, पासिंग रेफरेंस में इन एग्जाम्पल्स को मेंशन करना रहेगा। बाकी ज़्यादा टेक्निकलिटी में इसके मत जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जनरल नेचर का होगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट में ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं लेनी है, PhD नहीं करनी है, बस समझना है कि ये जो भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट है उसमें आप ध्यान दिए। और मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है वो इसी तरह से है, तो वही जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट मोदी वेंस सी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ट्रेड टॉक्स। तो जो US के वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो, और आपकी सेकंड लेडी और उनके जो चिल्ड्रन है वो इंडिया को विज़िट किया है उन्होंने। तो लगभग 3-4 दिन रुकेंगे। तो ये उनका फैमिली ट्रिप जैसा ही है। तो इसमें क्या है, ऑफिशियल आपके डिस्कशंस भी देखे गए हैं, लेकिन ये आर्टिकल में ये चीज़ें मेंशन की गई है कि इसमें कुछ खास आपका आउटकम नहीं देखा गया है। तो 4 डे का विजिट में है, दिल्ली जयपुर आगरा घूमने वाले हैं। और आपके विजिट कोइंसाइड्स विथ क्रूशियल, तो कोइंसाइड किया है, ज़रूरी स्पेशली आपके क्रूशियल ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए नहीं आए थे, लेकिन जब आए हैं तो ये डिस्कशंस भी हुआ है। तो हमारे PM साहब के साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं कल के डिनर का। ओके, तो उसमें आपके जो क्रूशियल ट्रेड नेगोशिएशंस है, स्पेशली आपके बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट होना है बाय 2025 के एंड तक, तो उसमें कुछ डिस्कशंस हुई है। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ है USA का, वो इन फ्यूचर हमारे ट्रेड में दिक्कत खड़ी कर सकता है, डोमेस्टिक सेक्टर में आपके इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ऑलरेडी डाल रहा है, क्योंकि अभी पहले जो 2-3% टैरिफ था उसको अभी फ्लैट 10% तो कर ही दिया है, और जो 26% लगाया था वो उसको 90 डेज़ के लिए अभी के लिए मॉरेटोरियम में रखा गया है, मतलब हॉल्ट कर दिया गया है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, 26%, 10% जो अभी बताया। ओके, लेकिन खास कुछ कुछ इसमें आउटकम नहीं निकला है, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल विजिट नहीं है, फैमिली विजिट है। ओके, फिर भी जो डिस्कशन हुई है, आर्टिकल आया है, इसीलिए सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये सभी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, कितना टैरिफ लगाया गया है, क्या बात है अबाउट करंट अफेयर्स में। ओके, और रेस्ट आपका मेंस में ये सभी चीज़ें जब ट्रेड रिलेशन के हिसाब से IR के पर्सपेक्टिव से पूछी जाएंगी, तब आपको जानना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जुडिशरीज प्लेस एटॉप द पिरामिड। तो पिरामिड के टॉप में जुडिशरी है, और आपके ये जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है भाई जगदीप
धनकर साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जुडिशरी का जो आपका ओपेसिटी है और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसको लेके बहुत समय से वोकल रहे हैं। तो इसमें अभी क्या करना है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो क्रिटिसिज्म लाया है अगेंस्ट जुडिशरी, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा, लेकिन जुडिशरी में एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम है जो उन्होंने दर्शाई है क्रिटिसिज्म को छोड़ के, वो चीज़ें इन जनरल भी डिस्कशन में आती रहती है कि आपका जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है स्पेशली उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इट मीन्स ओपेसिटी है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसको लेके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपके जो करप्शन के एलिगेशंस लगते रहे हैं उसको लेके भी आपके हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ, तो ये सभी चीज़ों को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कैसे हम जुडिशरी को और स्ट्रेंथन बना सकते हैं। और जो जुडिशियल आपका ओवर रीच है या फिर जुडिशियल एडवेंचरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो उसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। तो हाल ही में जो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया, जो 10 बिल थी जिनको आपके गवर्नर ने रिजर्व करके रखा था, उसको पास कर दिया गया अंडर आर्टिकल 142 बाय द जुडिशरी, तो इसको भी क्रिटिसाइज़ किया है बाय वीपी साहब। तो ये चीज़ें क्या है एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेंगी। 142 जो आर्टिकल है ये सीधा सीधा अभी प्रीलिम्स में आ सकता है। बाकी मेंस में आपका जुडिशियल ओवररीच, ओके, जुडिशरी में आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी को लेके सवाल बन सकते हैं। ओके, प्रेजेंट जो भी आपके इंसिडेंट्स देखे गए हैं उसको लेके, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी जुडिशरी के ऊपर हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, अबाउट 142 भी हमने डिस्कस किया हाल ही में। ओके, बाकी जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को कैसे मिलती है, आर्टिकल 32, फिर 13, 131, 136, 226, बस ध्यान रखिएगा इसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में एक्सप्लिसिटली क्लियर तरीके से मेंशन नहीं किया है, चीज़ें इम्प्लिसिट है इसमें। ओके, अंडरस्टूड है, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा जुडिशरी का जो रोल है वो बहुत समय पे उन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की वजह से ही हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहा है, जैसे विशाखा गाइडलाइन हो टू प्रोटेक्ट वेमेन एट वर्क प्लेस, और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, विशाखा गाइडलाइन में जो भी गाइडलाइन थी उनको लेके लॉ बना दिया, पोश एक्ट इन 2013। तो अभी जुडिशरी एक्टिव रोल प्ले नहीं करती, तो इसीलिए क्या करना है, जुडिशरी को जब भी आप क्रिटिकली एनालाइज का क्वेश्चन आए उसमें जब क्रिटिसाइज करें तो पॉजिटिविटी डालना मत भूलिएगा। ओके, तो कौन से ऐसे नोटेबल केस है जिसमें आपका आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया था? तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1984 की, उसके कंपनसेशन में तो विक्टिम्स को क्या मिला, राहत मिली। विशाखा गाइडलाइन, इसमें जो हमारी महिलाएं हैं वर्क प्लेस में उनको राहत मिली, उनका राइट्स प्रोटेक्ट हुआ। फिर आपका कोल ब्लॉक डी एलोकेशन को लेके 142 का इस्तेमाल किया गया था, और हाल ही में गवर्नर के रोल को लेके 142 का इस्तेमाल किया गया था। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है वाई डिड चाइना ब्लॉक एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट है जो आज के मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना हो तो उसमें मॉडर्न जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनका प्रयोग होता है, वो चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल डिवाइस हो, ड्रोन हो। तो अभी रेयर अर्थ मेटल वर्ल्ड में आपके इसका एबंडेंस देखा गया है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल को खोज के निकालना, उसको रिफाइन करना, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और हाई टेक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें चाइना अभी आगे है। वर्ल्ड का जो आपका रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स है। ओके, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आपका क्रिटिकल मिनरल्स भी कहा जाता है। तो इन क्रिटिकल मिनरल्स को या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को चाइना 85% चाइना में प्रोसेस होता है ये, और चाइना से फिर एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट रीजन को। तो हाल ही में यूएसए ने आपका रेगुलेशन लाया कि जो चिप है, हाईटेक चिप है, उनको यूएसए चाइना को एक्सपोर्ट ना करे, यूएसए की कंपनियां। तो इसी के लिए चाइना ने भी क्या किया है, जो एक्सपोर्ट है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट का, उसमें रेगुलेशंस ला दिया है। तो इससे अभी क्या है, एक तो आपका ये समझ सकते हैं कि आज के समय पे जो टेक्नोलॉजी है
या फिर टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसको कैसे वेपनाइज किया जा सकता है बाय दी डेवलप नेशंस या फिर डेवलपिंग नेशंस लाइक चाइना। और उससे क्या है, इंडिया जैसे देशों के ऊपर भी इम्पैक्ट देखा जाता है, क्योंकि हम भी जो आपके अभी फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें डिफरेंट जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो हमें चाइना से रिसीव करना है। तो अभी अगर ब्लॉक लगाते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें इम्पैक्ट डालेगा। बाकी कौन से की इंडस्ट्रीज है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर आपका क्रिटिकल मिनरल का इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इन चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है और चाइना इसका सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको प्रोसेस करती है। तो इससे क्या है, यूएसए को चाइना को लेवरेज मिलता है और बाकी देशें क्या रहती है, आपके रिसीविंग एंड में रहती है, जो डिपेंडेंट रहती है जो प्रोसेस करता है उसके ऊपर। तो 85% ग्लोबल जो रिफाइनिंग है वो चाइना करता है। ओके, तो ये जो यूएसए का हाल ही का जो एक्ट था उसका रिएक्शन है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ मॉरल लीडर। तो इसमें स्पेशली गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से जो आपके गांधी जी थे और स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने जो भी आपकी डॉक्ट्रिन दी थी वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं दी थी, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए दिया था। और जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे, अभी गांधी जी का आपका नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा का प्रिंसिपल हो, या फिर आपका स्वामी विवेकानंद जी का फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल हो, ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल हो, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी बॉर्डरलेस थॉट है जो क्या कर सकती है, आपके ह्यूमैनिटी को संजो के प्रिजर्व करके रख सकती है। और जो आपके लीडर्स अभी है और जो अपकमिंग लीडर्स है वो उससे क्या है, आपके डिफरेंट वर्चुअस जो आइडियाज़ है उसको अपने अंदर डेवलप करके ह्यूमैनिटी के काम में लगा सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके पर्सनालिटी ड्रिवन जो क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, उसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। एज वेल एज जो भी वर्चूज़, जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने दी है वो आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कीवर्ड्स फॉर यूपीएससी आंसर राइटिंग, मॉरल कंपास ऑफ ह्यूमैनिटी, कंसाइंस कीपर्स ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, फिर आपका एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप। तो एनवायरनमेंट के ऊपर आपके गांधी जी ने क्या कहा था, जैसे आपके मिनिमल एक लाइफ के बारे में कहा था कि सिंपल लिविंग करना है, नहीं तो अर्थ में जितने रिसोर्सेस है वो कम पड़ जाएंगे और अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि अर्थ इज़ एनफ फॉर लिविंग बट नॉट फॉर पीपल्स ग्रीड। तो अर्थ में इतने रिसोर्सेस है जो हमारे लिविंग के लिए सफिशेंट है, लेकिन हमारे ग्रीड के लिए सफिशेंट नहीं है। तो हम ज़्यादा ग्रीडी बनेंगे तो एनवायरनमेंट का हार्म होगा। तो ये जो भी चीज़ें उन्होंने कही है, तो ये सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं कही है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कही है। फिर डिप्लोमेसी में स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी के बारे में कहा गया है कि जो भी डिप्लोमेसी हो वो ह्यूमैनिटी के फेवर में हो, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में ना हो। तो आज के डिप्लोमेसी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वार को ग्लोरीफाई किया जाता है। ओके, किस तरह से वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, तबकि जबकि ह्यूमैनिटी उससे क्या है, आपकी सफ़र करती है। तो ये सभी आइडियाज़ हम ले सकते हैं। तो अभी विवेकानंद जी का भी अगर आइडिया देखें तो उन्होंने भी कहा है कि अगर एक भी इंसान सफ़र कर रहा है तो वो पूरा इंसानियत का फेलियर है। तो किसी भी इंसान को जो सफ़रिंग है उसको कम करना है, तभी क्या है, हम आपका एक अच्छा वर्ल्ड, एक पीसफुल वर्ल्ड, एक प्रॉस्पर वर्ल्ड देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ ब्रीच टू दी गल्फ। तो हाल ही में आपके हमारे पीएम साहब सऊदी अरेबिया को विजिट कर रहे हैं। तो इससे अभी जो विजिट है इससे हम क्या कर सकते हैं, जो गल्फ नेशंस हैं वेस्ट एशिया के, तो उससे हम एक अच्छा कोऑपरेशन बना सकते हैं जिससे हमें आपके इकोनॉमी में हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो, रिन्यूएबल एनर्जी में हो, हमें सहूलियत मिलेगी। और या फिर आपका जो पाकिस्तान का नैरेटिव है अगेंस्ट इंडिया इन वेस्ट एशिया, उसको काउंटर करने में हो।
तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये भी आर्टिकल क्या है, मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, कि वेस्ट एशिया में हमारा इंटरेस्ट आप अगर रिलेशन देखें हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, एथिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल से इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो मैंने आज काफ़ी आपको समराइज तरीके से चीज़ें बताई ताकि आप इसको पढ़ के समझ सकें। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो उद्देश्य है न्यूज़पेपर एनालिसिस का, वो आपको हर चीज़ को, हर पॉइंट को बारीकी से समझाना नहीं है। ये बताना है कि जो टॉपिक है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इसीलिए हम आपको जो पूरा नोट्स है उसको बहुत ही आपके हॉलिस्टिक तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ताकि आपको हर एंगल से समझ में आए और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, प्री में हो या मेंस में हो, आप मिस ना करें। स्पेशली मेंस में, प्री में तो आपको क्या करना है, एक टारगेटेड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, 100 टू 120 के बीच में स्कोर रहने से भी क्या है, पॉसिबिलिटी क्लियर होने की बढ़ जाती है। ओके, तो उस इस लिहाज से आपको चीज़ें हम बताते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट नए आर्टिकल के साथ। आज के